during the state of prohibition। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र और आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद भूपेंद्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे कोई भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जैसे कि आपने मेरे बेसिक्स ऑफ ग्रामर की क्लास देखी होगी, उसमें मैंने यही सेंटेंस दिया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि क्या इसमें कितने नाउन हैं आप फाइंड आउट कर पा रहे हो, क्योंकि आपके टीचर आपको नाउन की डिफिनेशन और नाउन के 5 प्रकार अच्छे से पढ़ाते हैं, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो लोग हमें नहीं सिखा पाते हैं। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं और एक किसी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो थ्योरी जानना कोई बड़ी बात नहीं है, वो थ्योरी कोई मायने नहीं रखती, उसका जो एप्लीकेशन है वो मायने रखता है, क्योंकि आपसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके एग्ज़ाम में पूछता है। तो इस सेंटेंस में जो कि आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस में कितने नाउन हैं इस बात को आप देखो। क्या आप अपने नाउन की डिफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग, इससे या जो 5 प्रकार के और नाउन होते हैं, क्या उन सभी को अप्लाई करके इसके सारे नाउन आप खोज पा रहे हो? अब मैं 2 चीज़ें बात करूंगा। एक तो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके SVO होता है, आप सबको पता है, ये होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एस की। एस का मतलब मेरे प्यारे भाई सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट कौन बन सकता है, किसके पास वो पावर होती है कि सब्जेक्ट बन सकता है। तो आप सब जानते हो कि सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी नाउन के पास होती है, प्रोनाउन के पास होती है, और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी वर्ब के 4th फॉर्म के साथ होती है। अगर टू प्रीपोजिशन के साथ V1 आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो इसके पास भी सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी होती है। इसे इंग्लिश ग्रामर में जीरंड कहा जाता है और इसे इंग्लिश ग्रामर में इन्फिनिटिव कहा जाता है। जैसे अगर हम सेंटेंस की बात करें तो अब हम लिख सकते हैं कि गणेश in the school, Ganesh in the school writes a story। आप देखें इस सेंटेंस में ये जो गणेश है ये एक नाउन की तरह यूज किया मैंने, प्रोनाउन की तरह। अब हम यहीं पे लिख देंगे ही राइट्स a story in the school। इन द स्कूल को आप कहीं भी रख सकते हो, हम बताएंगे। ये एडवर्ब का खेल होता है, ठीक है, जब एडवर्ब पढ़ाएंगे वहां पे। अब अगर मैं V4 की बात करूं तो यहां मैं लिख सकता हूं कि प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। आपने एक यूनिवर्सल सेंटेंस देखा होगा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि इनको आप किस नाउन में रखोगे? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ना तो ये नाउन है, ना तो ये प्लेस है, ना पर्सन है, ना कुछ है, लेकिन फिर भी ये नाउन है। तो मैंने यही बताया कि आप 5 प्रकार के नाउन और डिफिनेशन जान के क्या करोगे जब तक उसको सेंटेंस में यूज करना नहीं जानते हो। अब देखो, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू। अब इन दोनों की जगह पे अगर मैं टू V1 को यूज करना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ या टू स्मोक इज इंजीरियस टू हेल्थ। समझ में आया भाई? तो देखो, ये आपके सब्जेक्ट का एक मतलब सब्जेक्ट मैंने देखा कि सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी किसके किसके पास होती है। तो ये रहा सब्जेक्ट। अभी देखो, हम अब चर्चा तो ये भी तो करना है हमें कि सब्जेक्ट कभी भी एक लेटर का नहीं होता है, एक वर्ड का नहीं होता। हाँ, जब कोई नाउन
या हम प्रोनाउन लगाएंगे तो एक वर्ड लगेगा। लेकिन याद रखना सब्जेक्ट बहुत लंबे लंबे होते हैं, वो जब हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तब। अभी तो मैं आपको जनरल कॉमन एरर बनाने के एक अप्रोच दे रहा हूं अभी, कि आप अगर आप ग्रामर भी नहीं जानते हो लेकिन फिर भी कॉमन एरर कैसे आसानी से आप बना सकते हो, इसका अप्रोच मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप सब जानते हो कि ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का होता है। एक कि अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन, कोई प्रोनाउन या वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए, समझ में आया, तो वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया बच्चा? यही तो ध्यान में, यही तो समझना है आप लोगों को कि प्रीपोजिशन के बाद कोई ये इनमें से आ जाए तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा, अगर वर्ब के बाद आपके पास नाउन या प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, हम चर्चा भी4 की भी करेंगे बट अभी नहीं, आपके इस भी4 इसको भी रख लो। जब वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन या टू भी1 आ जाए तो ये भी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। को देख लो, दो प्रकार का ऑब्जेक्ट मैंने बताया है, ये इसके बाद आता है वर्ब, यानी जब स्ट्रक्चर लिखा जाएगा तो वहाँ पे जो वर्ब होता है, इस वर्ब का मतलब होता है फाइनाइट वर्ब, और ये जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव का होता है। समझ में आया? एक्टिव के स्ट्रक्चर। इस फाइनाइट वर्ब की जगह पे आपको याद रखना है कौन सी फॉर्म आएगी, या तो भी1 आएगी, नहीं तो भी5 आ सकती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ सकती है। एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है। यानी आपके जो वर्ब की कंडीशन होगी वो इनमें से कोई एक होगी, तभी उसे हम वर्ब मानेंगे। समझ में आया? तो अब इस थ्योरी को हम अप्लाई करके सबसे पहले इसमें नाउन को फाइंड आउट करेंगे। हाँ, अभी तो मैंने नाउन को फाइंड आउट करना बताया ही नहीं, वो चीज़ हम देखते हैं। अब ये हम देखो इधर, ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का होता है, वो आप जान चुके हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो अब बच्चा, जब किसी सेंटेंस में नाउन को आपको खोजना है तो दो चीज़ याद रखना कि कुछ डिटरमिनर होते हैं। डिटरमिनर को मैंने पढ़ा दिया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट से डिटरमिनर की क्लास देख लेना। कुछ डिटरमिनर होते हैं और जो इंडिकेट करते हैं कि अगर सेंटेंस में डिटरमिनर दिख गया तो आप कंफर्म हो जाइएगा कि जस्ट बाद उसके नाउन आया हुआ है। एक स्ट्रक्चर ये। दूसरा कि अगर आपके सेंटेंस में कहीं डिटरमिनर दिख गया तो कंफर्म है कि उसके साथ कोई नाउन आया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सेंटेंस में डिटरमिनर आ जाए लेकिन मेरे प्यारे भाइयों उसमें नाउन ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए कि डिटरमिनर अगर आया है तो कंफर्म है कि नाउन आया हुआ, लेकिन नाउन का भी एक अपना रोल होता है कि ये अपने पहले एक एडजेक्टिव ले सकता है। हमें इस नाउन के पहले एक एडजेक्टिव डाल सकते हैं। इस एडजेक्टिव का अपना रूल होता है कि ये अपने पहले एक एडवर्ब डाल सकता है। समझ में? लेकिन अगर पूछा जाए इस डिटरमिनर का नाउन तो लास्ट में जो अंतिम वाला वर्ड होगा वही होगा नाउन। अब सबसे पहले हम लोग नाउन को खोजते हैं। तो हम लोग पीछे से शुरू करते हैं। आपको पता है ये है एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन। तो आप देखोगे सिंपल ये नाउन है आपके सेंटेंस में पहला नाउन। आपने देखा द एक डिटरमिनर है, मैंने बोला है डिटरमिनर की क्लास देख लेना। डिटरमिनर के जस्ट बाद नाउन आता है, आ सकता है। देखो डिटरमिनर के जस्ट बाद नाउन ये। अब यहाँ पे देखो, अगर इस जगह देखो तो ये एक डिटरमिनर है और इसके जस्ट बाद आपका ये नाउन आया हुआ है। इस ऑफ को देखोगे तो ये एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? लास्ट वाला वर्ड। तो यहां लास्ट वाला वर्ड है लिक्वर। लिक्वर है भाई। ड्यूरिंग क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग यहां पे प्रीपोजिशन है। अब ये लास्ट वाला वर्ड है तो ये भी एक नाउन है। समझ में आया? उस प्रीपोजिशन के बाद। हाँ, उस नाउन के पहले हम क्या लगा सकते हैं? तो यहां पे इलिसिट आपका एडजेक्टिव हो गया। यहां पे देखो बच्चा, एक ये आपका फ्रॉम यहां पे प्रीपोजिशन है,
इस प्रीपोजिशन के बाद आप जस्ट देखेंगे तो नाउन आया हुआ है। एक नाउन ये है और एक नाउन ये है, दो नाउन को जोड़ने के लिए एक एंड कंजंक्शन डाल दिया गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अभी तो सारा नाउन मिलता चला जा रहा है। अब इधर देखो, ये एक डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के जस्ट बाद आप देखेंगे तो नाउन है। हाँ, इसके आगे भी एक वर्ड लगा हुआ है, ये क्यों नहीं नाउन बन पाया? क्योंकि ये ह्यूजली बता रहा है कि ये ह्यूजली किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगाओ तो वो एडवर्ब बनता है, और एडवर्ब आप कब प्लेस कर सकते हो? जब उसके पहले कोई वर्ब हो। तो ये है आपकी वर्ब, जो कि फिफ्थ फॉर्म में है। समझ में आया? फिफ्थ फॉर्म में आपकी वर्ब है, यानी सेंटेंस तो होगा ना भाई कि सब नाउन ही लगे रहेंगे, यानी ये फिफ्थ फॉर्म में एक वर्ब है। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम इस डिटर्मिनर को देखोगे तो ये इंडिकेट करेगा कि आगे कोई लास्ट वाला वर्ड नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव हम प्लेस कर सकते हैं। अब मेरे भाई देखो, आपके सामने एक नाउन यहाँ पे और इस नाउन के पहले एडजेक्टिव, क्या इस नाउन के पहले डिटर्मिनर था? नहीं था। यानी सेंटेंस में अगर डिटर्मिनर आया है तो कंफर्म हो जाइए कि नाउन आया है। कभी कभी क्या होता है कि बिना डिटर्मिनर के भी कुछ नाउन यूज किए जाते हैं, वो आर्टिकल का पार्ट है, जब हम लोग उसको पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। अब हमने इनमें नाउन खोज लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 नाउन इन दिस सेंटेंस। आपके इस सेंटेंस में पूरे 8 नाउन थे। आपने सोचा कि मैंने कितना सिंपल। अब मेरे भाई, इन 8 नाउन में कोई एक नाउन ऐसा होगा जो सब्जेक्ट की तरह लगा होगा, सब्जेक्ट की तरह। तो पहले 8 जो नाउन हैं उन नाउन को हम देख लेते हैं कि कौन नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो आप ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का होता है, एक प्रीपोजिशन का, एक वर्ब का। यानी प्रीपोजिशन के बाद जितने भी नाउन होंगे वो सब ऑब्जेक्ट होंगे। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट होता है। अब एक थ्योरी याद रखना स्टार लगा के, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट। इसका मतलब कि जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो वर्ड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो जाता है, कभी भी सेंटेंस नहीं बन पाता। इस प्रीपोजिशन का ये रहा ऑब्जेक्ट। ये नाउन इस ड्यूरिंग प्रीपोजिशन का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ये नाउन उस ऑफ प्रीपोजिशन का भी बनेगा ऑब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। एडजेक्टिव से कोई मतलब नहीं होता, वो तो नाउन के लिए लगा है। इस प्रीपोजिशन का ऑफ वो हो गए। अब यहाँ पे ये नाउन देखो भाई, सेल। एक नाउन ये है और एक नाउन ये है, इन दोनों को ये प्रीपोजिशन जोड़ रहा है। ये प्रीपोजिशन इन दोनों नाउन के पहले लगा हुआ है, तो दोनों नाउन आपके ऑब्जेक्ट बनेंगे, सब्जेक्ट नहीं बन पाएंगे। अब एक बात बताओ, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब वर्ब के बाद एडवर्ब भी तो डालते हैं, सही है। अब इधर आ जाओ, ये डिटर्मिनर है लेकिन उसके पहले ये आपका प्रीपोजिशन है और ये नाउन बन गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। ये लेवल्स है। इस डिटर्मिनर का पहले आप देखोगे तो एक प्रीपोजिशन डाला गया है, इस प्रीपोजिशन का ये लेवल्स ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। नाउन से पहले एडजेक्टिव हम प्लेस कर सकते हैं। आपके सामने एक ऐसा नाउन बच रहा है जिसके पहले ना तो कोई प्रीपोजिशन है ना तो कोई वर्ब है, लेकिन ये नाउन है। अब इसके पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है। इस नाउन को आप देखोगे तो ये प्लूरल फॉर्म में है। देखो, नाउन पे जब एस या एस लगाया जाता है तो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब पे अगर एस या एस लग जाए तो वो सिंगुलर बनता है। तो जब आपका नाउन प्लूरल है तो वर्ब यहाँ सिंगुलर कैसे हो सकती है? आपके इस सेंटेंस से इस एस को गायब करना पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूँ। आपके टीचर क्या करेंगे, सेंटेंस आप लिख देना, वो इसका मीनिंग निकाल के इरर पकड़ लेंगे। भाई जिंदगी में कभी नहीं ऐसा हो सकता कि एक छोटा सा इरर दिया गया हो सेंटेंस में और तुम मीनिंग निकाल के इरर फाइंड आउट कर दो, कभी नहीं हो सकता। वो लोग ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ये चीज़ें पता नहीं है। तुम्हारे यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी वर्ड लगे हैं, इनका खुद का अपना एक ग्रामर होता है और उस ग्रामर को आपको देखना होता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है कॉमन इरर, यानी एक ऐसा इरर जो नेचर में कॉमन होता है। इनमें इनके किसी एक वर्ड में छोटा सा इरर दे के, अब यहाँ से मैं इसको 75 तक कर इसको पढ़ूंगा, क्या इरर फाइंड आउट हो सकता था? कभी नहीं मिल सकता था। जब तक मैं इसके हर एक
हर एक लगे हुए वर्ड की ग्रामर नहीं चेक करता। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कॉमन ईरर बनाने का। अब सोचो अगर मैं इस लेवल पे तुम लोगों को ऐसे पढ़ा सकता हूं तो अभी तो मेरे पास पूरा खजाना ही है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर देना, और जो भी मुझसे पूछना चाहते हो वो भी कमेंट कर देना। सारे डाउट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, बस आप सपोर्ट करना। ये पहली क्लास है, आप लोगों के लेवल की ये पहली क्लास है। आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, नाउन का डिफिनेशन काम नहीं करता है आपके लेवल पे। वो तब जब हम लोग एक छोटे लेवल पे थे, हम लोग कक्षा 8, 9 में पढ़ रहे थे, 12 में पढ़ रहे थे, तो वहाँ वो काम कर रहा था। अभी आपके सामने एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, वॉइस है, ये चीज़ें हैं। टेंस है मेरे भाई, यूनिवर्सल चीज़ जिसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्यार देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट